यह कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। आज किसी का खून नहीं खौल रहा है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मौत हो गई है। सबसे पहला अपमान यह हुआ उनका कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कठिन सवाल पूछते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे। नतीजा यह कि संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ा दी गई। एक राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है और उसे राजकीय सम्मान के साथ विदा नहीं किया जाता। और समानांतर तौर पर एक बड़ा सवाल, कहां हैं पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़? उन्हें आसमान निगल गया, जमीन निगल गई, कोई नहीं जानता। उनका एक शब्द हम नहीं सुन रहे हैं। याद कीजिएगा, राज्यसभा के अंदर या जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, क्या क्या नहीं कहा करते थे वो। आज वो गायब हो गए हैं। उन्होंने अपनी विदाई स्पीच तक नहीं दी। ये दोनों खबरें क्या ये नहीं बतलाती कि इस देश का लोकतंत्र एक छलावा बनकर रह गया है? मगर आज मैं आपके सामने क्यों आया हूं दोस्तों? मैं आज आपके सामने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आखिरी शब्द सुनाने आया हूं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनका बयान पेश किया है। हालांकि यह बयान मैं पिछले 48 घंटों से देख रहा था, मगर मैं उसकी पुष्टि चाहता था और अब अलग अलग सोर्सेस से पता चल रहा है कि यही सही मायने में सत्यपाल मलिक का आखिरी बयान था। सुनिए, इस आखिरी बयान में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ जोड़ी कपड़े हैं और उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, और आप जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं मोदी जी, उस मामले में मैं शिकायत करता हूं। याद कीजिएगा दोस्तों, वो बिस्तर में पड़े हुए थे और तब उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनकी तबीयत खराब थी, तब उनसे पूछताछ की जा रही थी। आज मैं सुनाने आया हूं आपको सत्यपाल मलिक का वो आखिरी संदेश जो देश के हर कोने तक सुनाई देना चाहिए। इसकी गूंज देश के हर कोने तक सुनाई दी जानी चाहिए। सुना जाए। मोदी जी, मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। एक बार फिर 2 सवाल दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? एक राज्यपाल ने मरने से ठीक पहले इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा। यह तक कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को यह भी नसीहत दी कि मेरे पास, मेरी मिल्कियत में चंद जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतने बड़े किसान नेता, फिर भी उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई नहीं दी गई। एक पूर्व राज्यपाल, यानी कि अगर यह सरकार किसी से नाराज हो जाती है तो 2 चीजें करेगी। पहला, एजेंसीज के जरिए आपको परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी कि क्या कहा जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप पाक साफ हों, क्योंकि अगर आपकी अलमारी में एक भी राज, एक भी त्रुटि, एक भी गलती सामने उभर कर आई तो आपको उल्टा लटका दिया जाएगा। यह बात मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 8 या 9 सालों में मैंने इस सरकार की हर जांच एजेंसी का सामना किया है और यह सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई है।
क्यों? क्योंकि मेरे बैंक ट्रांसैक्शंस पूरी तरह से स्पष्ट हैं, उनमें कोई झोल नहीं है, और यही वजह है कि सरकार मुझे नहीं फंसा पाई है। यही बात सत्यपाल मलिक कह रहे थे, समझा रहे थे, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मुद्दा यह नहीं है कि ये जो बयान मैंने अभी अभी सुनाया, ये पुराना बयान है या नया बयान है। मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक को परेशान किया जा रहा था, और उनकी मौत के बाद उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। यानी कि अगर यह सरकार आपसे नाराज है तो या तो आपको परेशान करेगी, या फिर मृत्यु के बाद भी आपको सम्मान नहीं देगी, जैसा सत्यपाल मलिक के साथ हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जब पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री टीएमसी के एक सांसद ने की थी, और उसे रिकॉर्ड राहुल गांधी ने किया था। तब खुद जगदीप धनखड़, स्वयं प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि एक किसान नेता का अपमान हुआ है। क्या सत्यपाल मलिक एक किसान नेता नहीं थे? क्या सत्यपाल मलिक का यह अपमान देश स्वीकार कर लेगा? यानी कि सत्यपाल मलिक को आपने राजकीय सम्मान के साथ विदा भी नहीं किया। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। और सवाल यह नहीं है, सत्यपाल मलिक का जिस तरह से अपमान आखिरी कुछ दिनों में हुआ, किसी भी मीडिया में इसको लेकर चर्चा भी नहीं हुई। और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़, वो जगदीप धनखड़ जो इस मीडिया के दुलारे थे, जी हां, जिनके बारे में कसीदे पढ़े जाते थे गोदी मीडिया में, उसके बाद जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया बगैर किसी विदाई भाषण के, सही सुना आपने, बगैर किसी विदाई भाषण के, तब पूरी गोदी मीडिया ने मानो भारतीय जनता पार्टी से सुपारी लेकर उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। याद है आपको वो रजत शर्मा, मेरे पुराने बॉस, जो उनकी तारीफ करने से नहीं थकते थे, उन्होंने उनके अपने पद से इस्तीफा देने पर दोष सीधा जगदीप धनखड़ पर मढ़ दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रजत शर्मा ने क्या बयान जारी किया था आपकी स्क्रीन पर। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है कि वो सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, यह समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं वो उन्हीं के कहने पर करते हैं। आपको याद होगा संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। अब गौर कीजिएगा यहां पर शर्मा जी क्या कह रहे हैं। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की बात इन्होंने उठाई। मैं इंडिया टीवी को याद दिलाना चाहूंगा, और न सिर्फ इंडिया टीवी, तमाम गोदी मीडिया को याद दिलाना चाहूंगा कि जब टीएमसी के नेता ने उनकी मिमिक्री की थी ना, तो यही न्यूज चैनल्स ये कह रहे थे कि भैया संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का अपमान किया गया है। और आज इनके तेवर देखिए, आज उसी मुद्दे पर वो जगदीप धनखड़ की आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये गोदी मीडिया किसी का सगा नहीं होता। आगे गौर कीजिए शर्मा जी क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेस को भी यह लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब यह काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, वो सरकार के करीब हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू कर दिया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने जगह जगह सरकार को डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। यह सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी, बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करनी शुरू कर दी, आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक। उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन हो रही है और कोई उनसे बात नहीं कर रहा। और फाइनल फेज में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की। लिहाजा बीजेपी उन्हें इंपीच करना चाहती थी और यह बात उन्हें कही गई, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपने भाव देखा,
यानी कि पूरी कोशिश जगदीप धनखड़ को बदनाम करने की है। मगर आज अहम सवाल यह है दोस्तों कि धनखड़ खामोश क्यों हैं? उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, वो पूरी तरह से खामोश हो गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ये सवाल तो उठाया जाएगा ना, इससे पता चल रहा है कि हमारा लोकतंत्र कितना खोखला होता जा रहा है। एक पूर्व राज्यपाल की मौत होती है, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई नहीं दी जाती। एक पूर्व राज्यपाल, पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बगैर किसी कारण दिए, कारण जो भी हो उनके, और साथ ही विदाई भाषण के बगैर सीन से गायब हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, और इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। और याद कीजिएगा, जब पत्रकार यह बता रहे थे कि जगदीप धनखड़ नाराज हैं, तो पापा की परी क्या कह रही थी, किस तरह से मजाक बनाया जा रहा था एक पत्रकार का, सुना जाए। मैं पत्रकार हूं और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूं और पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूं। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं अपने चैनल, आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके ये बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, मैं अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना, नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं, लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। आपने जवाब ही सर व्यक्तिगत होने नहीं, शुरू किया ना। आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती, आप मेरे पत्रकारिता जीवन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि मैं आपको सूत्र बताऊं। आप नहीं, सुन लीजिए, सूत्र का तो मजाक उड़ाते हैं ना तेजस्वी यादव की, कौन से सूत्र है? देखिए, यानी कि इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ना, वो यूज एंड थ्रो में विश्वास करती है। जब तक जगदीप धनखड़ उनके काम आ रहे थे, तब तक उनका बखूबी इस्तेमाल किया गया। जब काम आना बंद हो गए तो टाटा बाय बाय सी यू तक नहीं किया। जी हां, याद कीजिएगा, ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर देशद्रोही होने तक का आरोप लगा दिया कि आप देश को अस्थिर कर रहे हैं। क्यों धनखड़ साहब, पुराना बयान याद है? सुना जाए। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. ये वही धनखड़ हैं जो कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। जयराम रमेश बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे करने की कोशिश कर रहे थे। याद है? भूल गए। You should replace. One second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी, आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी। Don't bring that Varna क्या? still in your mind. That Varna system is there. That's why you are calling Ramesh. Is a very intelligent, very that, and I am dull, so that No, he no, should no, be no. replaced. No. और इन्हीं जगदीप धनखड़ के बारे में याद है आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? वो लम्हा राज्यसभा के इतिहास में अप्रत्याशित था। याद कीजिएगा किस गुस्से में खड़गे ने उन पर सवाल खड़े किए थे। सुना जाए। मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने
उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं लीडर ऑफ आपको। द हाउस को फेवर करता हूं। आपका आपके मुख ध्यान से- आपके श्रीमुख आपका से सोना ध्यान नहीं देता। खींचने के लिए आपके मैंने श्रीमुख हाथ से सोना नहीं उठाया। देता। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मेरा मैं आपसे कुछ बोला अनुरोध है। नहीं, सिर्फ हाथ मान्यवर, उठाया। आप मुद्दे पर आइए। आप मेरे को आरोपित क्यों नहीं करते नहीं हैं? नहीं, मैं मुद्दे पे ही और चलो, आता आज हूँ। का कोटा पूरा हो गया है, अगर तब आप मुद्दे पर आइए। नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। और तब विपक्ष लगातार उन पर सवाल उठा रहा था। राज्यसभा के बाहर भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा उपराष्ट्रपति, ऐसे राज्यसभा के सभापति कभी नहीं हुए। सुनिए दिग्विजय ने क्या कहा था। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। और जहां तक धनखड़ साहब की बात है, जब भी प्रधानमंत्री उनके सामने होते थे तो कितनी बार मैंने आपको यह वाला वीडियो दिखाया है जिसमें वो झुक जाया करते थे। इस तस्वीर में आप खुद बताइए, संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन कौन कर रहा है? वो भाजपा जो कि विपक्ष पर आरोप लगाता था। यहां पर आप देखिए किस तरह से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने झुके हुए हैं। और याद कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे धनखड़ साहब। कल्पना से भी विचित्र हो रहा था राज्यसभा के अंदर। सुना जाए और देखा जाए क्या नजारा था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने मुझे भी एक मौका दिया है जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज थर्ड टर्म रिप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो ये नसीहत उन तमाम नौकरशाहों को है, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को है, संवैधानिक पद पर बैठे चुनाव आयुक्तों, एनआईए निदेशकों, सीबीआई निदेशकों, इनकम टैक्स के चेयरमैन,
कि आप जो तमाम लोग इस वक्त सरकार की सेवा कर रहे हैं, जब तक आप इनके काम आ रहे हैं तो आप इनके काम आ रहे हैं। जिस दिन आप इनके काम नहीं आएंगे तो क्या कहावत है, दूध में से मक्खी समझकर आपको फेंक दिया जाएगा। हमारे सामने उसकी दोहरी मिसाल है। मगर सबसे बड़ी बात जो सत्यपाल मलिक के साथ किया गया वो निहायत ही शर्मनाक है। और उससे भी खतरनाक सवाल, धनखड़ खामोश क्यों है? क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? क्या धमाका होगा? क्या धनखड़ कुछ ऐसे राज लेकर सामने आने वाले हैं जिससे यह सरकार हिल जाएगी? या फिर डर, खौफ बहुत बड़ा जज्बा है। और क्या उसी खौफ के चलते माननीय धनखड़ खामोश है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।